सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज से मैं एक और न्यू सीरीज को स्टार्ट करने जा रही हूँ क्योंकि बैटल थ्रू द हेवंस और सोल लैंड 2 पे इतना व्यूज़ नहीं आ रही है, इसीलिए मैं उन दोनों दोंगवा को अब से शायद कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगी। तो चलिए इसके साथ इस सीरीज को स्टार्ट करते हैं। इस सीरीज के स्टार्टिंग में हम एक पीसफुल दिन को देखते हैं। तभी अचानक डीमन किंग और उसके हेंचमैन इंसानों की दुनिया पर हमला कर देते हैं और फिर पता नहीं कहाँ से एक अननोन हीरो अपीयर हो जाता है, जैसे वो डीमन किंग का इंतजार ही कर रहा हो। दोनों के बीच एक जबरदस्त वर्ल्ड शेकिंग बैटल होती है। फाइनल फाइट तक आते आते हीरो अपनी जान कुर्बान कर देता है, सिर्फ इसलिए कि दुनिया बच जाए। डीमन किंग को वो हेल के सबसे नीचे वाले लेवल तक ढकेल देता है, जहां वो गहरी नींद में चला जाता है और एक दिन वापस आएगा। ये वही क्लीशे लाइनें जो आप 1000 बार सुन चुके हो। दुनिया फिर से शांत हो जाती है, हीरो एक लेजेंड बन जाता है और वैसे लगता है जैसे कहानी सुनाते सुनाते नरेटर ही सो गया हो। पता नहीं है पुरानी कहानी किसने लिखी, पर डीमन किंग और हीरो की ये स्टोरी बार बार रिपीट होती रहनी थी। बहुत साल बाद, बहुत ज्यादा साल बाद, एक लंबी सी डार्क कॉरिडोर दिखाई देती है जिसमें दोनों तरफ जलती हुई टॉर्चेस लगी होती है। कॉरिडोर के एंड में एक बड़ा सा दरवाजा होता है। दरवाजा धीरे से खुलता है और पीछे एक जाइंट सी एंटिटी रहती है जिसका शेप शब्दों में डिस्क्राइब करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो। दरवाजा खोलने वाला शख्स घबराते हुए उस जायंट बीइंग को रिपोर्ट करता है कि कुछ बहुत बुरा हो गया है। बीइंग पूछता है, क्या हुआ? मैसेंजर का जवाब सबको शॉक कर देता है। द 666th डेमियोस उठ चुका है। जैसे ही वो जगता है, वो तुरंत डीमन रेल्म छोड़कर चला जाता है। बीइंग ये सुनकर हिल सा जाता है। मैसेंजर आगे बताता है, डेमियोस ने कहा कि वो डीमन किंग रहना बंद कर चुका है। बीइंग को अपने कान पर यकीन ही नहीं होता। वो कंफर्म करने की कोशिश करता है, पर मैसेंजर सच बोलने से ही डर रहा होता है। सिचुएशन और भी टेंस हो जाती है। मैसेंजर ने डरा डरा सा कह दिया, माय लॉर्ड, ये वो मैसेज है जो डेमियोरस छोड़कर गया है। मैसेज हाथ में देते वक्त उसने ये भी ऐड किया, और वो भाग गया है। बीइंग ने जब डेमियोरस का छोड़ा हुआ नोट पढ़ा, उसके चेहरे पर शॉक क्लियरली दिखता था। सीन कट होता है। एक आदमी हल्की सी हमिंग करते हुए रास्ते पर आगे बढ़ रहा होता है। थोड़ी देर बाद वो वर्डे किंगडम के जोमा कैसल के सामने पहुंच जाता है। कैसल की शान और हाइट देखकर वो लिटरली स्टम्प्ड हो जाता है। ह्यूमन वर्ल्ड से मैंने जैसे इमेजिन किया था, बिल्कुल वैसा ही। वो खुद से मुस्कुराते हुए सोचता है। यहाँ का एटमॉस्फेयर इतना पीसफुल था कि वो काफी खुश लग रहा था। पर अचानक उसकी आंखें लाल हो जाती हैं, गेज शार्प हो जाता है। कैसल के टॉप पर लगा हुआ बड़ा सा क्रॉस देखकर उसका चेहरा गुस्से से भर उठता है। उसे वो क्रॉस एक तरह का आइसोड लग रहा होता है। तभी दो गार्ड्स उसके पास आ जाते हैं। बिना किसी स्वीटनेस के पूछते हैं, हे तुम कहाँ से आए हो? उनके टोन से साफ लग रहा था कि वो उसका मजाक उड़ा रहे हैं। उसे प्लेब जैसी चीप चीज कहकर चिढ़ाई भी जा रहा था। वो आदमी कंफ्यूज्ड हो जाता है। ये लोग क्या बोल रहे हैं? क्या मेरे कपड़ों की वजह से? मेरे तो लुक्स भी काफी अच्छे हैं। गार्ड्स का एटीट्यूड और अग्रेसिव हो जाता है। अरे तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई वर्डे किंगडम के सामने ऐसे इधर उधर घूमने की? एक गार्ड तो उसके बिल्कुल नोज के पास उंगली तक कर देता है। नाम क्या है तुम्हारा? गार्ड गरज कर पूछता है। वो आदमी सोचता है, मैं इन्हें कैसे बता दूं कि मैं तो डेमियोरॉस 666th डीमन किंग हूं? इम्पॉसिबल। पर फिर उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो जेंटल स्माइल देता है और फ्रेंडली टोन में कहता है, नमस्ते, मेरा नाम डेस है। पर उसका इंट्रोडक्शन कंप्लीट होते ही पीछे से एक और आदमी तेज वॉक करते हुए आता है और तुरंत उसको डांट देता है, अरे तुम इतने पुराने एंशिएंट गॉड का नाम कैजुअली कैसे ले सकते हो? क्या तुम्हें पता नहीं कि ये वर्डे किंगडम की कैपिटल है? उस आदमी के आते ही दोनों गार्ड्स शॉक में सीधे खड़े हो जाते हैं। कि काउंट ब्रो? काउंट ब्रो गुस्से को दबाते हुए कहा, अगर तुमने ये नाम बस गलती से बोल दिया है तो इस बार माफ किया जा सकता है, पर अभी इसी वक्त यहाँ से चले जाओ। डीएस ने शांत से पूछा, एक बात बताओ, वेर्डे किंगडम स्ट्रांग है क्या? काउंट ब्रो उसके सवाल से हैरान रह गया। डीएस ने फिर मुस्कुराते हुए सवाल मारा, क्या तुम्हारी किंगडम इतनी पावरफुल है कि मुझे अपना किंग बना सके? ये सुनते ही काउंट ब्रो का खून खौल गया। तू तू राजा पर इतना बड़ा अपमान, इसकी सजा तुम्हें जिंदगी से देनी पड़ेगी। लेकिन अगले ही सेकंड डीएस की आंखें उन्नति से लाल हो गईं और काउंट ब्रो एक धमाके के साथ लिटरली फट गया। बॉडी के टुकड़े बिखर गए, खून हर तरफ छिड़का हुआ। दो गार्ड्स जो वहां खड़े थे शॉक में जम गए, पर डीएस सिर्फ धीरे से स्माइल करता रहा। ये हॉरर यही नहीं रुका। वही दोनों गार्ड्स जिन्होंने पहले उसका मजाक उड़ाया था, उनकी हेड्स एक ही मोमेंट में ब्लास्ट हो गईं। बाकी के गार्ड्स ने अपनी आंखों से इतना टेरिफाइंग सीन पहली बार देखा था। डीएस हल्की हमिंग करते हुए उनकी तरफ इशारा करता है और जिनके तरफ वो उंगली करे उनकी हेड्स तुरंत एक्सप्लोड हो जाती हैं। कासल की आर्चर्स पैनिक में एरोज चलाते हैं।
लेकिन एक इनविजिबल बैरियर डीएस के बॉडी को प्रोटेक्ट कर रहा होता है। एक भी एरो उसके पास नहीं आ पाता। पूरे कत्लेआम के बीच डीएस गहरे टोन में बोलता है, उठो और अपने नए किंग का स्वागत करो। इन स्टेप्स को अपने खून से पाक बनाओ और इस बॉडी की एसेंशन को अपने आंसुओं से ब्लेस करो। डीएस धीरे धीरे कासल के एंट्रेंस की तरफ बढ़ता है। अंदर के गार्ड्स रेडी खड़े होते हैं, पर उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि बाहर के सब लोग कैसे मर गए। वो सिर्फ बेचैनी में उसके आने का इंतजार करते रहे। और फिर डीएस ने एंट्री ली, कासल के मैसिव गेट को एक ही ब्लो में तोड़ते हुए। कासल के अंदर घुसते ही डीएस ने गार्ड्स को ठंडी सी स्माइल के साथ कहा, चलो अपनी चीखों को मेरे लिए ट्रम्पेट की तरह बजाओ। वो इतना कैजुअली बोलता है जैसे ये सब उसके लिए गेम हो। गार्ड्स की आंखों में डर और भी बढ़ गया, क्योंकि अचानक डीएस के आसपास डजन्स ऑफ स्कल्स हवा में अपीयर हो गए, जैसे कोई कर्स्ड आर्मी हो। नेक्स्ट मोमेंट उन स्कल्स ने तेजी से गार्ड्स पर हमला कर दिया। गार्ड्स चिल्लाते रहे, मदद की भीख मांगते रहे, कृपया हमें मार दो, हमें ज्यादा मत सताओ। एटमॉस्फेयर बिल्कुल हॉरिफाइंग था, पर डीएस वो बस हल्का सा ग्रिन देता रहा, जैसे ये सब देखकर खुशी मिल रही हो। पर तभी एक अनयूजुअल चीज ने उसका ध्यान खींच लिया। हॉल के बीच एक आदमी गोल्डन ग्लो के साथ खड़ा था, हेड टू टो गोल्डन आर्मर, बिल्कुल वैसे जैसे कहानियों के सेक्रेड नाइट्स में होता है। वो नाइट क्वाइटली प्रार्थना कर रहा था, हे सर्वशक्तिमान परमात्मा, इस दुनिया के रचयिता, आपका नाम सदैव पवित्र रहे। आप जो अनंत काल के स्वामी हैं, रोशनी के साथ हमारा मार्गदर्शन करें, इस अंधेरे पर विजय दिलाएं, इस बुराई को नष्ट कीजिए और मुझे शक्ति दीजिए कि मैं इसे हरा सकूं। जैसे ही उसने प्रार्थना पूरी की, उसकी तलवार से एक तेज गोल्डन लाइट निकलती है, पूरे हॉल को रोशन कर देती है। डीएस ने हैरानी से पूछा, ये लाइट ऑरा है क्या? और तुम ब्लड हो क्या? नाम सुना है मैंने। नाइट ने उसकी बात को इग्नोर करते हुए स्टर्न टोन में कहा, मैं नहीं जानता तुम कौन हो, पर जो कोई ब्लैक मैजिक यूज करता है, मैं उसे जिंदा नहीं जाने दे सकता। ये भी अजीब है कि तुमने अरोमा कासल की सिक्योरिटी ऐसे तोड़ दी, लेकिन मुझे यकीन है तुम मुझे क्रॉस नहीं कर पाओगे। मुझे खुद परमात्मा का ब्लेसिंग मिला है। वो तलवार की रोशनी के साथ डीएस की तरफ चार्ज कर गया। चाहे मैं प्योर ब्लड नहीं हूं, पर मैं तुम्हें गिरा कर ही रहूंगा। नाइट का अटैक इतना पावरफुल था कि इम्पैक्ट से पूरी जगह हिल उठी। नाइट का अटैक इतना पावरफुल था कि नीचे का फ्लोर ही टूटकर गिरने लगा। वो अपनी विक्ट्री के लिए बिल्कुल कॉन्फिडेंट था, पर उसका कॉन्फिडेंस एक सेकंड में टूट गया, क्योंकि डीएस ने उसके फुल पावर स्ट्राइक को सिर्फ एक हाथ से पकड़ लिया, बिल्कुल एफर्टलेस। नाइट की आंखें शॉक से फट गई, और उसे और बड़ा झटका तब लगा जब डीएस ने उसकी तरह प्रार्थना करना शुरू कर दिया, बिल्कुल उसी टोन, उसी स्टाइल में, जैसे उसका मजाक उड़ा रहा हो। डीएस ने काम वॉइस में कहा, चलो देखते हैं हम दोनों की प्रार्थना में से किसकी सुनवाई भगवान करेगा। नेक्स्ट मोमेंट डीएस ने स्ट्राइक किया। एक ब्लो में नाइट के सीने में बड़ा सा होल बन गया, और उसका धड़कता हुआ हार्ट डीएस के हाथ में था। वो धीरे से बोलता है, दोबारा मेरे सामने भगवान का नाम मत लेना। नाइट का चेहरा हॉरर से भर गया, और एक ट्विस्ट के साथ डीएस ने उसका हार्ट क्रश कर दिया। कैसल के अंदर और गहरा जाते हुए डीएस को थ्रोन रूम मिलता है। वहां गार्ड्स एक आदमी को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, शान से बैठा हुआ, ऑब्वियसली किंग। डीएस मुस्कुराते हुए उनको ग्रीट करता है। गार्ड्स को यकीन ही नहीं होता कि ये आदमी इतना कॉन्फिडेंट होकर अकेला अंदर आ गया है। ये उनकी लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस थी, और वो अपनी जान देकर भी किंग को बचाने के लिए तैयार थे। किंग ने शांत टोन में पूछा, तुम कौन हो? डीएस को समझ आ गया कि ये कैसल का राजा है। वो कैजुअली उससे बात करने लगता है, पर एक गार्ड गुस्से से चिल्लाता है, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी हिज मैजेस्टी से ऐसी बदतमीजी से बात करने की? डीएस ने सिर्फ उंगली स्नैप की, स्नैप, और गार्ड की हेड तुरंत एक्सप्लोड हो गई। अब कोई और प्रोटेस्ट करेगा? उसने हल्की स्माइल के साथ पूछा। सब लोग की हवा निकल गई। डीएस की पावर उनकी इमेजिनेशन से बाहर थी। डीएस खुश हुआ देखकर कि कोई ओपोज नहीं कर रहा। फिर उसने अपनी पीठ से डार्क विंग्स क्रिएट किए और एयर में फ्लाई करने लगा। गार्ड्स शॉक्ड होकर डिफेंसिव स्टांस में आ गए, पर डीएस ने उनकी तरफ देखा तक नहीं। वो सीधा ऊपर उड़ता हुआ किंग की तरफ बढ़ गया। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होती है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। और आज से मैं इस सीरीज को भी कंटिन्यू करूंगी। थैंक यू।